एवरीवन, आज हम लोग लेक्चर सीरीज वर्क पावर एनर्जी का 7 शुरू करने जा रहे हैं और आज जो टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं ये है कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैंने पहले भी आपको एक चीज बता रखा है कि कभी भी एनर्जी ना तो क्रिएट करा जा सकता है ना ही इसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कुड बी ट्रांसफॉर्म्ड इन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ऑलरेडी समझ में आ रहा है। आज मैथमेटिकली हम अपन डिराइव करने जा रहे हैं कि कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी किन शर्तों पे काम करता है, क्या कंडीशंस हैं इसमें, और उसके बाद ढेर सारे प्रॉब्लम्स इस पे अपन लेने जा रहे हैं। चलो भाई, तो हमारा जो टॉपिक है आज का दैट इज कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। चलो, अब इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले मैं यहां पे एक बॉडी को कंसिडर कर रहा हूं। लेट्स से दिस बॉडी इज हैविंग मास m and it's moving along x axis with velocity v। ठीक है भाई, एक बॉडी को आपने यहां पे रखा है, प्लेस किया है, जो कि हॉरिजॉन्टली along x axis ये मूव करता हुआ है v वेलोसिटी से। ठीक है, तो अगर मैं इसके काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, दिस वुड बी इक्वल टू हाफ mv²। और एक बात यहां ध्यान देना है मुझे कि इस रीजन में यहां पे एक जो फील्ड फोर्स काम करता हुआ है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है भाई, यहां पे एक फोर्स लगता हुआ है इस रीजन में, जो फील्ड फोर्स कहते हो आप, ये कैसा है, कंजर्वेटिव नेचर का है। इस जगह पे कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे इस रीजन में लगता हुआ है, जो फील्ड फोर्स होगा इस पार्टिकल के लिए। चलो भाई, तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें और इस काइनेटिक एनर्जी को हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ x, है ना, x के साथ अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, सो दिस वुड बी dke अपॉन dx। अगर मैं दोनों साइड x से डिफरेंशिएट करता हूं, ये हाफ m तो कांस्टेंट है ना, और v² का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे, फॉर दैट यू नीड टू अप्लाई द चेन रूल। मुझे चेन रूल यहां अप्लाई करना होगा, तो पहले v² को v से मैं करूंगा, दिस वुड बी 2v, और फाइनली v को मैं x से यहां चेन रूल लगा देता हूं। सो 2 और 2 तो यहां कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पे dke अपॉन dx, है ना, इसका अपन चेंज निकाल रहे हैं पोजीशन के साथ, x के साथ, और ये वैल्यू मुझे यहां मिल जाता है mv dv बाई dx। बात आ रही है समझ में? ये हमारा एक फर्स्ट इक्वेशन यहां से मुझे मिल गया। अब बात करते हैं इस कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स की, है ना। इस कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स के साथ अपन क्या कर सकते हैं, तो देखो भाई, फोर्स का जो फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी, दिस इज गिवन बाई m इंटू ए। f को मैं वेक्टर नोटेशन रहने देता हूं, सिंपली f जो होगा दिस वुड बी ma, और फर्दर इसको अगर हम थोड़ा ट्रांसफॉर्म करें, सो दिस वुड बी एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं dv बाई dt, और अगर इसको dx बाई dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, सो dx बाई dt फ्रॉम हियर यू विल गेट v, है ना। dx बाई dt क्या होगा, वेलोसिटी और स्पीड बोल सकते हो आप। तो f का जो वैल्यू होगा यहाँ पे, दिस वुड बी mv dv अपॉन dx। ठीक है, ये हमारा यहां से सेकंड इक्वेशन मिल जाता है। ये कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स को मैं मास और वेलोसिटी के टर्म में इस तरह से लिख सकता हूं। अब अगर इन दोनों ही इक्वेशन को आप अगर गौर से समझो, इन दोनों ही इक्वेशन को एक गौर से अगर आप समझो, देयर इज अ रिलेशन इन बिटवीन दीज टू इक्वेशन। दोनों का जो राइट हैंड साइड टर्म लिखा है वो दोनों क्या है, यहाँ पे सेम है। अगर ये सेम है तो मैं रेडिली ये लिख सकता हूं इस जगह से दैट dke from 1 and 2, from this equation 1 and equation 2, we can write here that this dke upon dx would be equal to this f, है ना। यही हमारा इस जगह कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स के ही इक्वल हो, है ना। समझ में आ रही है बात? दैट मीन्स the rate of change of kinetic energy with respect to x is equal to the conservative field force। ठीक है, ये फोर्स ध्यान रखना, ये नॉन कंजर्वेटिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई नॉन कंजर्वेटिव अगर आप फोर्स वहां कंसिडर करते हो, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन नहीं कर सकते।
पोटेंशियल एनर्जी को जब भी डिफाइन करोगे आप किस फील्ड फोर्स में कर सकते हो, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के ही अगर जब हम रेफरेंस लेंगे तभी हम पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो फाइनली इस जगह पे देखो, अगर आपने यहाँ पर इस फोर्स को एक कंजर्वेटिव फोर्स माना है तो मैं इस कंजर्वेटिव फोर्स के लिए इक्वेशन भी लिख सकता हूं माइनस du/dx। ठीक है, ये ऑलरेडी आपने ये रिलेशन ऑब्टेन कर रखा है दैट इन अ कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स the value of F or the magnitude of F can be given by minus of du/dx or rate of change of potential energy with position और पोजीशन वेक्टर, और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट में क्योंकि मैंने माना है तो मैं x के साथ यहाँ रेट ऑफ चेंज अगर लूंगा। ठीक है, चलो भाई, तो यहां से अगर मैं f का वैल्यू फर्दर इस इक्वेशन को, अगर इस f का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूं, dke/dx will be equal to this minus of du/dx, और फर्दर अगर इसे हम इक्वेट करें, इसको इस साइड ले आइए आप, तो dy/dx तो यहां कॉमन ले सकते हैं हम, और ये कितना हो जाएगा ke प्लस u एंड दिस वुड बी 0। अब जरा समझो कि इस डिफरेंशियल, ये जो इक्वेशन आपने लिखा है इसके अंदर का जो टर्म है इसका रेट ऑफ चेंज मुझे 0 मिल रहा है, इसका मतलब ये पूरा जो टर्म होगा दिस वुड बी कांस्टेंट। ये क्या होगा भाई, ये कांस्टेंट है, एंड सम टोटल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज नोन एज टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो मैं यहां से कह सकता हूं इस जगह से कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा बॉडी का, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा दैट वुड बी इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये क्या होगा भाई, कांस्टेंट हो जाएगा। और आपको यहां से ये चीज जो आपने ऑब्टेन किया है, ये ध्यान दो जरा कि इसको मैं तभी यहां पे पोटेंशियल एनर्जी के लिए डिफाइन कर सकता हूं इस फील्ड फोर्स को, जब ये फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का होगा। Otherwise we cannot write here this F will be equal to minus of du/dx। ये लिखना यहाँ पे गलत होगा। इसलिए इस इक्वेशन को जब भी हम डिफाइन करेंगे we have to define this equation only if there is a conservative field force acting in this region। बात आ रही है समझ में, यही एक कंडीशन आपको याद रखना है। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ और कंडीशंस है लेकिन इसको चर्चा करेंगे, पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सा और खूबसूरत बनाने की जरूरत है। देखिए, इस जगह पे मैं बोल सकता हूं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी अगर कांस्टेंट है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियली विल बी इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी, द फाइनल टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी और द सिस्टम। और वी कैन राइट हियर u इनिशियल प्लस k इनिशियल at any position will be equal to u final plus ke final at the final position or the final point। बात आ रही है समझ में, ये सारे चीज, ये आपको, यही प्रिंसिपल है किसका, कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी का। बट फॉर दैट अगर मुझे कंडीशन की बात करूं कि किन शर्तों पे हम इस टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर सकते, कुछ कंडीशन है भाई, ये आपको समझना होगा। पहले जो कंडीशन है दैट द फ्रेम शुड बी इनर्शियल, फ्रेम शुड बी इनर्शियल। देखिए, जब भी हम फ्रेम की बात करेंगे तो फ्रेम कैसा होना चाहिए, इस जगह पे इनर्शियल होना चाहिए, क्योंकि अगर अलग अलग फ्रेम से आप बात करोगे तो अलग अलग, अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम आप लेके चल रहे हो वहां भी का वैल्यू क्या होगा, हर फ्रेम के लिए अलग अलग हो जाएगा, और वहां पे फिर टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे वैलिडेट नहीं होगा। ये समझ में आ रही है बात। डायरेक्टली आप इस इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते हो, इस प्रिंसिपल को यूज नहीं कर सकते हो अगर आपका जो साइट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो आप एक नॉन इनर्शियल फ्रेम से कर रहे हो। बात आ रही है समझ में। तो फ्रेम कैसा होना चाहिए, इनर्शियल होना चाहिए। एंड द सेकेंड थिंग इज देयर ऑल the forces which are acting on the body that should be conservative in nature। बात आ रही है समझ में। the force should be the force acting on the body or the system should be conservative in nature। कैसा नेचर का होगा भाई, तो ये कंजर्वेटिव नेचर का होना चाहिए, कंजर्वेटिव इन नेचर। समझ में आ रही है बात क्यों?
क्योंकि अगर नॉन कंजर्वेटिव ले लो तो उस जगह पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, ये पहले वाले लेक्चर में भी, लेक्चर 4 या 5 जो आप पढ़े हो, उन दोनों में मैंने डिस्कशन किया है कि क्यों हम पोटेंशियल एनर्जी को नॉन कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स में डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर कोई भी बच्चा जिसको ये समझ नहीं आ रहा है, वो लेक्चर को 4th और 5th लेक्चर को आप देख लीजिए, वहां से आपको वहां से क्लियरिटी मिल जाएगी। चलिए, अब ये कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली कह क्या रहा है कि अगर फ्रेम हमारा इनर्शियल है और अगर एक कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स है, वहां पे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पोजीशन पे हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो सिस्टम का है वो हमेशा क्या होगा भाई, कंजर्व्ड होगा, कांस्टेंट होगा, इट विल नॉट चेंज। ठीक है यहां तक। चलिए, अब इससे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस हम करेंगे ताकि और मुझे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी मिल जाए। जैसे ये जो फर्स्ट इक्वेशन है आपका, है ना, ये जो पहला वाला इक्वेशन। अच्छा, एक और मैं मजे की बात बता दूं कि इस इक्वेशन को टेक्निकली आप यूज कहां करते हो, किसी भी जगह पे जहां आपको पार्टिकल की वेलोसिटी पूछ दिया जाए, पार्टिकल का स्पीड पूछ दिया जाए, और जिस पॉइंट पे, जिस केस में आप काइनेमेटिक्स के इक्वेशंस आराम से इजीली आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, वहां पे अपने दिमाग का शटर खोलना और उस जगह पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल के बारे में सोचना। बात आ रही है समझ में भाई? एक तो अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए, है ना, तो एक तो काइनेमेटिक्स के इक्वेशंस आप लगा के वहां से v का वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हो, लेकिन जिस जगह पे मुश्किल हो रही हो, जहां पे आप वेलोसिटी इजीली डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ काइनेमेटिकल एप्लीकेशंस, काइनेमेटिकल इक्वेशंस, तो वहां पे मुझे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशंस रखना है। आ रही है बात समझ में? क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं उसको मैं यहां पे एलाबोरेट करूंगा इस इलस्ट्रेशन के साथ। देखो, यहां पे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि किसी एक हाइट h पर, ये h हाइट है, इस जगह पे, इस जगह से h हाइट से, है ना, ग्राउंड से कितने हाइट से, h हाइट से एक ब्लॉक को अपन रिलीज कर रहे हैं, एक ब्लॉक को जस्ट छोड़ रहे हैं। ठीक है भाई, और आपसे पूछा जा रहा है कि जब ये ब्लॉक ये ग्राउंड पे पहुंचेगा, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पहुंचेगा, तो बताओ इसकी वेलोसिटी क्या होगी। बात आ रही है समझ में? अब इस जगह पे तो मैं एक चीज ये भी सोच सकता हूं कि क्यों ना मैं काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगा लूं भाई। इस जगह ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा, दैट वुड बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये g है, दिस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एज वी हैव कंसीडर्ड द ब्लॉक पोजीशन वेरी नियर टू द अर्थ सरफेस। तो मैं g का वैल्यू कांस्टेंट मान सकता हूं, और इस जगह से अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो मैं सिंपल सा एक इक्वेशन यूज कर दूंगा, v² विल बी इक्वल टू u² प्लस 2gh। बात आ रही है समझ में, है ना? मैं इसी फ्रेम को, इस डाउनवर्ड वर्टिकल एक्सिस को अगर मैं पॉजिटिव ले लूं तो यहाँ प्लस माइनस g का वैल्यू भी प्लस ले सकता हूं, और इस जगह से अगर मुझे ये वेलोसिटी चाहिए, u तो 0 हो गया भाई, तो v का जो वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी √2gh। यहां हम काइनेमेटिक्स के हेल्प से भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के जो इक्वेशंस आपने पढ़े हैं, उस इक्वेशंस को अप्लाई करके भी मैं यहाँ पे वेलोसिटी डिटरमाइन कर सकता हूं। और दूसरा एक तरीका तो मुझे मिल ही गया। लेट्स से कि ये पॉइंट को मैं 1 मान लूं और ये पॉइंट 2 है, अगर इन दोनों ही पॉइंट पे मैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर लूं, TME1 will be equal to TME at point 2, that is at ground surface। ठीक है, तो अगर यहां पे मैं बात करूं तो सोचो इस जगह पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा दैट वुड बी m into g into h प्लस, वहां तो पार्टिकल की स्पीड 0 है, इस जगह काइनेटिक एनर्जी कितना होगा भाई, 0, जबकि इस जगह अगर मैं ग्राउंड पे लूं तो पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि हाइट 0 होगा, और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू मैं मान लेता हूं, ब्लॉक की वेलोसिटी v है, तो हाफ mv² मैं लिख सकता हूं, और इस जगह से भी आप देख रहे हो v का जो वैल्यू होगा दैट वुड बी √2gh। तो देखिए इस इलस्ट्रेशन में तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी से अच्छा तो यहाँ पे काइनेमेटिकल इक्वेशन से एक लाइन में यहां से मुझे आंसर मिल जाता है, लेकिन हर केसेस में आप इतने ही आसानी से इस काइनेमेटिक्स के इक्वेशंस को लगा पाओ, ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रही है बात? इतना इजी हर केसेस में नहीं होगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस जगह पे आपको एक ऐसा फिगर दे दूं, देखो भाई इस जगह पे अगर हम बात करें, लेट्स से एक ऐसा फिगर है
और इस जगह भी ये कर्व पाथ एक दिया हुआ हो आपको, और यहां से ये जो सरफेस है ये परफेक्टली स्मूथ सरफेस है। अगर इस जगह से ये ब्लॉक स्लाइड होकर ये बॉटम में पहुंच रहा है, इस जगह पहुंचता है, और मुझसे पूछ दिया जाए बताओ भाई इस जगह इसकी स्पीड क्या होगी। अब जरा सोचो कि क्या इस जगह पे इस पर्टिकुलर सरफेस के लिए, ये कर्व सरफेस के लिए, क्या मैं काइनेमेटिक्स के इक्वेशन यूज कर सकता हूं? ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि जो आप एक्सेलरेशन यहां कंसिडर करोगे, इस डायरेक्शन में जो आप एक्सेलरेशन लेने वाले हो, इसका डायरेक्शन, इसका वैल्यू हर जगह है ना, ये थीटा का वैल्यू हर जगह देख रहे हो, ये हर जगह इसके एंगल्स, मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो वेरी करता हुआ होगा अलोंग द सरफेस के अलोंग। ठीक है, तो वैसी स्थिति में हम काइनेमेटिक्स के इक्वेशन डायरेक्टली तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, है ना। आप ऐसा नहीं लिख सकते हो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यहां पे करना मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे, आपको सीधा इस पॉइंट को 1 मान लेना है, ये पॉइंट 2 मैंने कंसीडर कर लिया, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी को मैं फिर से यहां पे कंजर्व कर दूंगा। TME1 विल बी इक्वल टू दिस TME सॉरी यहां पे 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और इस जगह अगर ये हाइट मुझे गिवन हो h, तो मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी तो h हो जाएगा, जबकि इस जगह क्योंकि ये ब्लॉक रेस्ट से स्लाइड करता हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, जबकि इस जगह पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, और इसका काइनेटिक एनर्जी लेट से हाफ mv स्क्वायर हो गया, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, और v का जो वैल्यू होगा दैट वुड बी √2gs। तो बड़े ही आसानी से यहां से हम बॉडी का स्पीड डिटरमाइन कर सकते हैं। तो बात आ रही है समझ में। एक चीज को हमेशा दिमाग में लॉक कर लेना है कि जिस जगह स्पीड पूछा जाए, डिस्टेंस पूछा जाए, और जिस जगह पे आप, है ना, आप इस जगह पे अगर काइनेमेटिक्स के इक्वेशन नहीं लगा पा रहे हो, काइनेमेटिक्स के इक्वेशन अप्लाई नहीं कर पा रहे हो आसानी से, उस समय मुझे टोटल मैकेनिकल एनर्जी प्रिंसिपल का हेल्प लेना है ना। इसी प्रिंसिपल को उस जगह पे अप्लाई करना होगा। बात आ रही है समझ में। चलिए अब थोड़े अच्छे प्रॉब्लम की ओर अपन चलते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखो क्या कहता हुआ है, अ पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट h एट अ सर्टेन इंस्टेंट। देखो, अ पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट h हैज एट अ सर्टेन इंस्टेंट काइनेटिक एनर्जी ट्वाइस इट्स पोटेंशियल एनर्जी। एक पार्टिकल को सबसे पहले तो मैं h हाइट से रिलीज कर रहा हूं। ये जो ग्राउंड से आपने हाइट लिया है, ये हाइट कितना है भाई, दिस हाइट इज h, और किसी इंस्टेंट पे, किसी पोजीशन पे, है ना, किसी इंस्टेंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल का, दैट इज ट्वाइस द पोटेंशियल एनर्जी। ट्वाइस द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का ट्वाइस है, 2 गुना है। ठीक है भाई। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हाइट बताइए, उस जगह पार्टिकल की हाइट कितनी होगी जहां पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का 2 गुना है, और उस जगह पे पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी, क्योंकि जैसे आपने ड्रॉप किया है धीरे 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 पार्टिकल की स्पीड बढ़ती हुई जाएगी। तो उस इंस्टेंट पे जब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का 2 टाइम है, उस समय हाइट क्या होगा और पार्टिकल का स्पीड क्या होगा। चलिए तो अपन यहां कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स से इस जगह पे जब हमारा पार्टिकल है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, मैं मान लेता हूं कि यहां h, स्मॉल h हाइट पे है ये पार्टिकल, और इस जगह इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी का 2 गुना है। ठीक है, तो जरा सोचो अगर मैं इस जगह पे बात करूं और पोटेंशियल एनर्जी को डिटरमाइन करूं, दैट वुड बी इक्वल टू mgh। इस जगह क्या होगा भाई, mgh के इक्वल होगा पोटेंशियल एनर्जी। और अगर इस जगह पे हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, तो उसके लिए आप देखो ऊपर से लेके नीचे तक ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, h माइनस h, और इस जगह इस पार्टिकल की स्पीड मुझे चाहिए, है ना, v चाहिए, तभी तो आप काइनेटिक एनर्जी के लिए इक्वेशन रिलेट कर सकते हो। अब पिछले वाले प्रॉब्लम में आपने पढ़ रखा है कि v का वैल्यू इस सिचुएशन में कितना हो जाता है, √2g इंटू h। तो यहां जो v का वैल्यू मुझे मिलेगा, है ना, v का जो वैल्यू मुझे इस जगह पे मिलेगा, दैट वुड बी √2g इंटू, अब देखो ये यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हो गया,
यहां से यहां तक कितना हो गया, h माइनस एच। ये हाइट कितना है भाई, अगर आपने ये स्मॉल h लिया है, ये पूरा h है, तो ये हाइट हो जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h। और यहां से अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को डिटरमाइन करूं, सो दिस वुड बी इक्वल टू हाफ इंटू m, भी का जब स्क्वायर करोगे रूट तो कैंसिल हो गया, 2gh माइनस स्मॉल h। ठीक है भाई, ये आ गया हमारा। अब जब एक बार आपने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन को रिलेट कर लिया है, क्वेश्चन में ये कंडीशन मुझे गिवन है दैट दिस काइनेटिक एनर्जी इज ट्वाइस द पोटेंशियल एनर्जी। तो बस क्या है, अब वैल्यू पुट कर दीजिए यहां से, ये कितना हो गया, हाफ m इंटू 2g इंटू h माइनस h, एंड दिस वुड बी इक्वल टू 2mgh। ठीक है भाई, 2 से 2 आप यहां कैंसिल कर लो, m से m को कैंसिल कर लेंगे हम, ये कितना आ गया हमारा, g कैपिटल H माइनस, अच्छा g को भी आप यहां से कैंसिल कर सकते हो, तो g को भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको भी इक्वेट कर लेंगे। और यहां से जो मेरा वैल्यू आ रहा है h माइनस स्मॉल h इज इक्वल टू 2h, और दिस h विल बी इक्वल टू h अपॉन 3। किसके इक्वल हो जाएगा भाई, h अपॉन 3 के इक्वल हो जाएगा। जबकि अगर मैं यहां से इस पार्टिकल का स्पीड डिटरमाइन करूं, इस जगह इस v का वैल्यू अगर मैं सोचूं, तो यहां पे ये जो इक्वेशन आपने ऑलरेडी कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी प्रिंसिपल से जो पहले आपने लिया था, उस इक्वेशन पे अगर मैं इस जगह पे वैल्यू रख दूंगा स्मॉल h का, तो ये कितना हो जाएगा, 2g इंटू h माइनस दिस इज h बाई 3। तो ये जो वैल्यू मुझे मिल करके यहां आ रहा है, दैट वुड बी 2g इंटू 2h अपॉन 3, और मैं इसे लिख सकता हूं 2 को तो बाहर ले लेंगे हम, और ये कितना हो जाएगा भाई, 2gh बाई 3। तो यहां से आपको स्पीड भी मिल जाता है। बात आ रही है समझ में? तो बड़े ही आराम से यहां से हम कंजर्वेशन प्रिंसिपल का यूज करके पहले तो भी निकाला, काइनेटिक एनर्जी डिटरमाइन करा, और उसके बाद जो कंडीशन मेरा गिवन था वहां, दैट काइनेटिक एनर्जी इज ट्वाइस द पोटेंशियल एनर्जी, इसको यूज करके हम यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब कुछ अच्छे स्टैंडर्ड के प्रॉब्लम लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इस तरह के प्रॉब्लम आपको सबसे पहली चीज तो हर तरह के सीट्स मॉड्यूल में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना, और ये कॉन्सेप्ट को बिल्ड भी करेगा। अगर धीरे धीरे एक एक करके जितने प्रॉब्लम्स मैं आपको कराया जा रहा हूं यहाँ, अगर आप सारे प्रॉब्लम्स को कर लोगे तो देखना आपकी एफिशिएंसी वर्क पावर एनर्जी में बढ़ जाती है। ठीक है भाई, और यहां से क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, है ना। मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यहां से बराबर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उस चीज को कैसे अप्लाई करना है मुझे कंजर्वेशन प्रिंसिपल को, ये हमें सीखना है। चलो भाई, तो देखिए ये ब्लॉक भी यहां से रेस्ट से स्लाइड होता जा रहा है, और ये पहले तो कैपिटल H हाइट पे था, जबकि ये स्मॉल h हाइट पे यहाँ पे आ गया। और इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस स्मॉल h फॉर विच x विल बी मिनिमम, है ना। पहले तो जब ये ब्लॉक यहाँ पे होगा, इस जगह पे एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन वाली सिचुएशन दिख रही है मुझे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, और यहां से ये जो रेंज है दिस इज x, कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये ग्राउंड पे कवर कर रहा है। ठीक है, पहले तो मुझे ये वैल्यू चाहिए, ये डिटरमाइन करना होगा, और फिर उसके बाद मैं देखूंगा कि आखिर h के किस वैल्यू के लिए यहां पे मुझे रेंज का जो वैल्यू मिलेगा, दैट इज दिस मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये हमारा सबसे ज्यादा होगा, मैक्स होगा। समझ में आ रही है बात? तो सबसे पहले आ जाओ भाई, देखो इस जगह पहले मुझे वेलोसिटी इस जगह से डिटरमाइन कर लेनी है, और अगर मैं यहाँ पे स्पीड की बात करूं, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आपको कंजर्वेशन प्रिंसिपल टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन को लगा लेना है। लेट्स से इस जगह मैं बोल देता हूं ये 0.1 है और ये 0.2 है, तो बोलो भाई u at 0.1 प्लस ke at 0.1 विल बी इक्वल टू u at 0.2 प्लस ke at 0.2। बात आ रही है समझ में? अब यहां पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, क्योंकि ये ब्लॉक कैपिटल H हाइट पे है तो mgh हो गया। काइनेटिक एनर्जी वहां तो ब्लॉक रेस्ट में है, 0 हो जाएगा। इस जगह पे आकर पोटेंशियल एनर्जी mgh है, और क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करता हुआ है, सो दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट, है ना। तो वहां पे मैं बोलूंगा कि ये काइनेटिक एनर्जी कुछ मुझे मिलता हुआ है हाफ mv²। अब m को तो आप कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं,
और जो इस जगह पे वैल्यू मुझे मिलेगा दैट वुड बी g को भी इस तरफ ले आइए, सो दिस वन विल बी इक्वल टू 2g और ये हो जाएगा h माइनस स्मॉल h और इसको अगर आप रूट लगा दें तो यहां से मुझे इस v की वैल्यू मिल जाती है। और ये बात समझ में, इस जगह हमने इस v का वैल्यू तो डिटरमाइन कर लिया बाय यूजिंग टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। अब जरा सोचो, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने ये पढ़ रखा है कि अगर h हाइट से ब्लॉक हॉरिजॉन्टली अगर प्रोजेक्ट करा जाता है, जो टाइम होगा यहां से यहां तक, जो ये टाइम की बात करूं, टाइम ऑफ फ्लाइट की मैं बात करूं, तो ये कितना हो जाता है भाई, अंडर रूट 2h अपॉन g, है ना। ये प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने पढ़ा है अच्छे से, और ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, है ना। नहीं पढ़ा है, प्रोजेक्टाइल मोशंस का लेक्चर देख लो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का, वहां से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब जरा सोचो कि अगर मुझे ये टाइम मिल गया और ये v स्पीड से पार्टिकल है, तो अगर x एक्सिस के अलोंग अगर मैं ये डिस्टेंस डिटरमाइन करूं, x की वैल्यू मैं डिटरमाइन करूं, सो दिस विल बी सिंपली इक्वल टू v इनटू दिस t। ये तो यूनिफॉर्म मोशन का केस है भाई, x में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं यहां x इज इक्वल टू v इंटू टी, और जब v का वैल्यू आप यहां पुट करोगे, t का वैल्यू जब यहां पुट करोगे, देखो g से g तो कैंसिल हो जाएगा वहां, और 2 बाहर आ गया इस जगह पे, एंड दिस वुड बी इक्वल टू दिस स्मॉल h इंटू कैपिटल H माइनस h। ठीक है भाई, यहां से आपको x का वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, द जनरल वैल्यू ऑफ x की यहां से जनरल वैल्यू आपको मिलती है, जबकि मुझे यहां पे x का मैक्स वैल्यू डिटरमाइन करना है, और उसके लिए कंडीशन क्या है, ये हाइट, उस स्मॉल h का वैल्यू कितना होना चाहिए इस जगह कि मुझे जो x का वैल्यू मिलेगा वो मैक्स मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो फिर से मैं रिमाइंड करा देता हूं आपको कि अगर किसी भी इक्वेशंस का, किसी भी फंक्शन का मुझे मैक्सिमम मिनिमा चाहिए, सो फॉर दैट यू हैव टू डिफरेंशिएट दैट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल। यहां वेरिएबल हमारा h है, स्मॉल h है, उसके रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करेंगे, उस वेरिएबल का वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे। समझ में आ रही है बात। अब यहां देखो x का वैल्यू इतना है, तो मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं दैट x स्क्वायर, है ना, x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 इंटू h, ये सॉरी 4h हो जाएगा इस जगह, स्क्वायर जब आप करते हो तो, और ये कितना हो गया भाई, जस्ट अ मिनट, ये तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो गया आपका, और अगर मैं उसका स्क्वायर करूं तो 4h, और ये कितना हो गया h माइनस स्मॉल h। आ रही है बात समझ में यहां तक। अब देखिए इस फंक्शन को x को मैं जो है डिफरेंशिएट करना होगा, किसके रिस्पेक्ट में, इस स्मॉल h के रिस्पेक्ट में, और स्क्वायर क्यों किया, देखिए स्क्वायर करने से एक तो हमारा इक्वेशन सिंपल हो गया, और जब x का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो ऑब्वियस है कि इस जगह पे x स्क्वायर भी हमारा क्या होगा, मैक्स होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए स्क्वायर किया। अब अगर मैं इसे dx स्क्वायर, x स्क्वायर को मैं डिफरेंशिएट कर दूं h के रिस्पेक्ट में, कितना हो गया, 4h तो रह गया यहां, जबकि ये h हमारा 0 हो जाएगा, और जो इस जगह मुझे वैल्यू मिलेगा, है ना, ये कितना आ जाएगा भाई, तो -1 के इक्वल होगा। एक मिनट, ये डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको थोड़ा सा एक और काम करना होगा इस जगह, है ना, कि h है, ये चेन रूल टाइप का आ रहा है, मैं इसको ऐसा करता हूं कि मैं इक्वेट करके इसको लिख देता हूं h इंटू स्मॉल h माइनस h स्क्वायर। ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ी थी, यहां देख लो आप, है ना, क्योंकि चेन रूल लगाना पड़ जाता है u और v के फॉर्म में, इसके लिए पहले इसको इक्वेट कर लीजिए आप, और उसके बाद बाई पार्ट्स करके हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, तो ये x स्क्वायर का वैल्यू तो इतना हो गया, इस जगह पे x स्क्वायर हो गया, अब इसको डिफरेंशिएट कर लो आप h के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना, 4 तो कांस्टेंट है, वैसा का वैसा रह जाएगा, और ये h रह गया यहाँ, h को अगर h से डिफरेंशिएट करूं तो कितना होगा भाई, 1। ये बेसिक डिफरेंशिएशन आई होप आपको पता होगा, और माइनस अगर मैं इसको h स्क्वायर को h से डिफरेंशिएट करूं, दिस वुड बी इक्वल टू 2h, और इसको कितना कर लेना है भाई, 0 के इक्वल, तब जाके यहाँ पे आपको h का वो वैल्यू मिलेगा जिसके लिए x क्या होगा, आइदर मैक्सिमा होता है या मिनिमा होता है। चलिए, तो क्योंकि हम मैक्सिमा की बात कर रहे हैं तो मैं मैक्सिमा ही कंसीडर करके चलूंगा। अब यहां से इसको अगर आप इक्वेट करते हो तो दिस वुड बी 4h माइनस 8 स्मॉल h विल बी 0,
और इस जगह अगर मैं इक्वेट करूं 4h को तो ये 8h हो गया, जबकि इस h का वैल्यू आ जाएगा यहां से h/2। बात आ रही है समझ में? तो इस h के वैल्यू के लिए, इस h के वैल्यू के लिए मतलब वो जो हाइट था कैपिटल H, उसके हाफ वैल्यू पे अगर मैं रखूं h का वैल्यू, स्मॉल h का वैल्यू अगर h/2 हो तो उसके लिए मुझे वहां रेंज मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मुझे मिलेगा। और इस जगह पे अगर इस x का मैक्सिमम वैल्यू मुझे डिटरमाइन करना हो, अब क्या है, मैं तो सीधा यहाँ पे स्मॉल h का वैल्यू h/2 रख दूंगा और रख करके यहाँ इसका मैक्सिमम वैल्यू भी डिटरमाइन कर सकता हूं। सो दिस विल बी 2 और ये तो h/2 हो गया और h में से h/2 को माइनस करोगे, दिस वुड बी h/2 और इस जगह से जो मुझे वैल्यू मिलता हुआ है, अब देखो ये कैपिटल H के ही इक्वल है ना, जहां से आपने ब्लॉक को छोड़ा था दैट कैपिटल H है ना, वहां से ब्लॉक को h/2 पे ले आओ और वहां से हॉरिजॉन्टली अगर मैं प्रोजेक्ट कर दूं तो वो बॉडी उस कैपिटल H के बराबर ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वहां कवर करता है। क्लियरिटी मिल रही है यहां तक? चलिए, अब अगर ये समझ गए हो आप तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। एक स्प्रिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है यहाँ। द ब्लॉक इज, देखिए क्या कह रहा है कि एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, उससे तो सबसे पहले मैंने एक ब्लॉक को यहाँ कनेक्ट कर रखा है और ये अभी नेचुरल लेंथ पोजीशन पे है, ये स्प्रिंग ये नेचुरल लेंथ पे है भाई। अगर मैं अब इस जगह पे, इस जगह से अगर ब्लॉक को रिलीज करता हूं, अगर ब्लॉक को छोड़ दूं जेंटली, तो क्या इलोंगेशन होगा उस स्प्रिंग में इक्विलिब्रियम पोजीशन पे और मैक्सिमम इलोंगेशन क्या हो सकता है, इसका वैल्यू मुझे डिटरमाइन करना है। बात आ रही है समझ में? मैं जेंटली अगर इस ब्लॉक को रिलीज करता हूं तो आपसे पूछा गया है कि बताओ इक्विलिब्रियम पोजीशन पे स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना होगा और मैक्सिमम इलोंगेशन कितना हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए बात करूंगा। अगर ब्लॉक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है तो सोचो इस जगह स्प्रिंग में एक स्प्रिंग फोर्स लगता हुआ होगा, जबकि यहाँ पे ग्रेविटी mg लगता हुआ होगा और नेट फोर्स का वैल्यू 0 है ना। इक्विलिब्रियम पोजीशन आप कब डिफाइन करते हो? जब नेट फोर्स 0 होता है। इसका मतलब दिस kx वुड बैलेंस दिस mg, है ना। नेट फोर्स तभी तो 0 होगा जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो मैं बोल सकता हूं दैट एट इक्विलिब्रियम दिस kx मस्ट बी इक्वल टू mg और यहां x का वैल्यू जो आएगा दैट वुड बी mg/k। ठीक है भाई, तो ये तो बड़ा आसान था। यहां से आपने बिल्कुल इजीली यहां डिटरमाइन कर लिया इस इलोंगेशन का वैल्यू, x का वैल्यू। लेकिन अब आपसे पूछ रहा है यहां कि बताओ भाई मैक्सिमम इलोंगेशन ब्लॉक का कितना हो सकता है। तो ऑब्वियस है मैक्सिमम इलोंगेशन की जब यहां चर्चा की जा रही है तो मुझे कुछ और कॉन्सेप्ट्स यहां सोचने की जरूरत है। आप जरा सोचो कि जब यहां से इस ब्लॉक को मैं छोड़ूंगा जेंटली तो ब्लॉक की वेलोसिटी तो बढ़ती जाएगी, धीरे 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 बढ़ रही है और एक पोजीशन ऐसा आएगा, है ना, जैसे छोड़ोगे तो बढ़ेगा, फिर वो घटती जाएगी क्योंकि kx का वैल्यू पहले mg के इन्फ्लुएंस में वो ब्लॉक एकदम अचानक से उसकी स्पीड बढ़ेगी और उस समय kx का वैल्यू क्या होता जाएगा, जब इलोंगेशन बढ़ेगा तो स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा। एक सिचुएशन ऐसा है जब kx और mg का वैल्यू इक्वल हो गया है लेकिन ब्लॉक वहां रुकेगा नहीं क्योंकि उस समय mg डोमिनेट करता हुआ होगा भाई, है ना। वेलोसिटी बढ़ गई होगी बहुत ज्यादा, वो रुकेगा नहीं। हाँ, अब इक्विलिब्रियम पोजीशन से भले ही x का वैल्यू जब बढ़ेगा, इलोंगेशन जब बढ़ेगा तो kx डोमिनेट करता हुआ होगा, ब्लॉक की स्पीड धीरे 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 घटती हुई होगी और जिस जगह पे ब्लॉक मोमेंटरली रेस्ट में आएगा, जिस जगह पे, ध्यान से समझना, जिस जगह पे ब्लॉक मोमेंटरली रेस्ट में आ जाएगा उस जगह वहां पर ब्लॉक ये स्प्रिंग में जो इलोंगेशन होगा दैट विल बी मैक्सिमम, वहां पे इलोंगेशन मैक्सिमम होगा। बात आ रही है समझ में? चलिए, तो इस चीज को अपन डिटरमाइन करते हैं। हम फिर से यहां ले रहे हैं, देखो कि लेट्स से कि यहां पर आकर ब्लॉक की वेलोसिटी क्या है भाई, इस जगह पे ब्लॉक की वेलोसिटी 0 है, यहां ब्लॉक की वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक है, तो जब ब्लॉक की वेलोसिटी यहां 0 है, लेट्स से ये हमारा नेचुरल लेंथ पोजीशन था, यहां पर
ये एलोंगेशन जो होगा हमारा स्प्रिंग में मैक्सिमम है। ये एलोंगेशन क्या है भाई? मैक्सिमम है। चलिए, तो कैसे हम डिटरमाइन करें इसको? फिर से वही काम, ये 0.1 ले लो, 2 ले लो और यहां पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर लो। अब यहां पोटेंशियल एनर्जी एक तो mg के कारण डिफाइन हो रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जबकि दूसरा स्प्रिंग की भी पोटेंशियल एनर्जी मुझे कंसीडरेशन में लेनी होगी क्योंकि वो भी सिस्टम में है भाई। तो देखिए, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट 0.1 विल बी इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट 0.2। पहले रेफरेंस हम डिसाइड कर लेते हैं। लेट्स से इसी पॉइंट को मैंने रेफरेंस ले लिया है, ये रेफरेंस लाइन है हमारा। तो एक तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी मैं डिफाइन करूंगा, फिर एक mg के कारण प्लस काइनेटिक एनर्जी एट 0.1। सिमिलरली फिर से स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी 2 पे मैं लूंगा प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट 0.2 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट 0.2। अब आप देख रहे हो इस जगह कि जो काइनेटिक एनर्जी है, इस जगह जो काइनेटिक एनर्जी है किसके किसके लिए भाई? तो इन दोनों ही पॉइंट्स के लिए। आपने यहां से तो ब्लॉक को रेस्ट से छोड़ा था, तो यहां भी इसकी स्पीड 0 है, जबकि मोमेंटरली जब रुका है यहां भी स्पीड क्या होगा? 0 होगा। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 के इक्वल होगा। और नेचुरल लेंथ पोजीशन पे स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है, इसी को रेफरेंस लाइन माना है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगा। जबकि अगर मैं इस जगह पे बात करूं इस स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी एट 0.2, तो यहां x max इलोंगेट हो गया है इस जगह पे। तो सोचो भाई, दिस वुड बी, तो यहां स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ के x max का स्क्वायर प्लस, अब देखो ग्रेविटी के अगेंस्ट ये ब्लॉक यहां से नीचे आता हुआ है, तो यहां जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट वुड बी माइनस mg। ध्यान समझना, यहां से नीचे आप ले रहे हो तो कितना हो जाएगा भाई? माइनस mg इंटू माइनस एक्स मैक्स, यही हाइट होगा। एक्स मैक्स जितना इलोंगेशन हो रहा है यहां से उतना ही नीचे ये हाइट नीचे आ रहा है ब्लॉक, तो माइनस mg इंटू एक्स मैक्स, ये आ गया हमारा आंसर। अब देखिए, इसको मैं अगर इधर ले आऊं तो दिस वुड बी mg इंटू एक्स मैक्स और ये बराबर हो जाएगा हाफ के एक्स मैक्स का होल स्क्वायर। यहां से एक्स मैक्स एक तो कैंसिल हो रहा है और इस जगह जो मैक्सिमम इलोंगेशन मुझे दिख रहा है दिस वुड बी इक्वल टू 2mg अपॉन k। आ रही बात समझ में? तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम इलोंगेशन होगा स्प्रिंग में वो इक्विलिब्रियम पोजीशन के इलोंगेशन का ट्वाइस है, 2 गुना है भाई, है ना, 2 गुना है। मतलब जिस जगह इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जितना इलोंगेशन है उसके ठीक उतना ही इलोंगेशन नीचे आकर के ब्लॉक मोमेंटरली रेस्ट में आता हुआ है, दैट विल बी द मैक्सिमम इलोंगेशन। समझ में आ रही है बात? चलिए, अब इसके बाद हम लोग दूसरे प्रॉब्लम पे आते हैं। यहां देखो, फिर से एक स्प्रिंग का ही केस यहां गिवन है। इस जगह पे क्या है, समझो बात को, कि यहां h हाइट नीचे और ऊपर, ये h जो है ना, ये इमेजिन करो आप कि पहले ये स्प्रिंग इस जगह पे था, है ना, एकदम बिल्कुल वर्टिकल है, और ये h जो है इस स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है। h जो है इस स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है। मैंने यहां से पहले इसको स्ट्रेच करा है, इसको इधर लाया है ना, एक्सटर्नल फोर्स लगा करके अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स। मैंने इसको पहले खींच के यहां पे लाया इस पोजीशन पे, सच दैट दिस स्प्रिंग मेक्स एन एंगल 37 डिग्री विद द वर्टिकल इन बोथ, ऊपर और नीचे दोनों ही केसेस। चलिए, अब अगर यहां से मैं इस रिंग को अगर मैं यहां से रिलीज कर दूं और फिर ये रिंग क्या होगा, जैसे ही आप रिलीज करोगे ये रिंग फिर इधर आता हुआ होगा, क्योंकि इस स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी है ये रिस्टोर करने की कोशिश करेगी इस रिंग के पोजीशन को, इनिशियल पोजीशन को। और जब ये रिंग यहाँ पे स्लाइड करता हुआ होगा, ध्यान देना इस जगह इसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी। आपको वही वेलोसिटी डिटरमाइन करना है जब फिर से ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पोजीशन पे आएगा। बात आ रही है समझ में? तो मैं किसी भी एक स्प्रिंग के लिए अगर मैं बात करूं, इस जगह ये वैल्यू को यहां से लेंथ ये गिवन नहीं है, ये लेंथ जो आप देख रहे हो, मुझे बस इस स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ गिवन है, दैट इज h। तो यहां से अगर मैं इस स्ट्रेच्ड कंडीशन में यहां पे अगर इस स्प्रिंग का स्ट्रेच लेंथ निकालूं तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज कर सकता हूं, पाइथागोरस थ्योरम। इस जगह क्या हो जाएगा भाई, देखो
पाइथागोरस थ्योरम नहीं, cos 37 का वैल्यू आप देखो, ये बेस और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन है, सो दिस cos 37 विल बी इक्वल टू h अपॉन l, और मैं कह सकता हूं कि इस जगह जो l का वैल्यू होगा दैट वुड बी h अपॉन cos 37। ठीक है भाई, और इस l का जो वैल्यू होगा, cos 37 का वैल्यू कितना होता है, दिस इज 4/5, तो यहां से जब हम वैल्यू रखेंगे दिस वुड बी इक्वल टू 5h अपॉन 4। ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है इतना बात। अब यहां पे सोचो, ये स्ट्रेच कंडीशन में, स्ट्रेच पोजीशन में, जब ये वापस यहां ये रिंग यहां इस जगह पे आएगा, इस जगह सोचो फिर से अपने नेचुरल लेंथ पोजीशन पे आ जाएगा, तो कितना इलोंगेटेड था वो, कितना स्ट्रेच इस पोजीशन पे था ये स्प्रिंग, मुझे वो x का वैल्यू चाहिए, है ना, उस डेल्टा x या x कह दो उसका वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं वहां पे x की वैल्यू डिटरमाइन करता हूं, दिस वुड बी इक्वल टू l, दैट मींस द स्ट्रेच लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ, दैट इज h, और यहां जब आप इस वैल्यू को रखेंगे 5h अपॉन 4 माइनस h, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका h/4। ठीक है, तो इतना ही ये स्प्रिंग क्या था, इस जगह पे इलोंगेटेड था। ठीक है भाई, अब ये दोनों ही स्प्रिंग इतना इलोंगेटेड था। अब सोचो कि जो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी इस फील्ड फोर्स में इस स्प्रिंग ने स्ट्रेच के कारण गेन किया है, वो अपनी एनर्जी धीरे धीरे कम करता हुआ होगा, और इस पोजीशन पे सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो जरा सोचिए, मैं यहां से डायरेक्टली यहां पे लिख सकता हूं इस सिचुएशन में कि जो पोटेंशियल एनर्जी है इस पोजीशन पे दैट विल बी हाफ इनटू kx स्क्वायर, और दोनों ही स्प्रिंग हमारे सिस्टम में है, तो मैं सीधा इसको इनटू 2 कर दूंगा, सिमेट्रिक स्प्रिंग है भाई, तो 2 इंटू, एक स्प्रिंग के लिए दूसरे स्प्रिंग के लिए कितना होगा, सेम होगा पोटेंशियल एनर्जी, तो 2 इंटू हाफ kx स्क्वायर, एंड दिस वुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट रिंग, दैट इज हाफ mv स्क्वायर। तो यहां तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जा रहा है, और इस जगह अगर मैं वैल्यू यहां रखूं, सो 2k इंटू x का वैल्यू इस जगह पे h/4 है, सो दिस h स्क्वायर बाई 16, और यहां पे हो गया ये mv स्क्वायर। तो इस जगह पे अगर v का वैल्यू अपन डिटरमाइन करें, कितना हो रहा है ये देखो, तो kh स्क्वायर बाई 8m, अगर इसका अंडर रूट ले लें हम, तो v का वैल्यू मुझे निकल के आएगा h अपॉन 2√2, आप कर सकते हैं इसको 8 को, और इस जगह जो वैल्यू आ जाएगा यहां पर कितना होगा, ये अंडर रूट दिस वन k अपॉन m। तो यहां से आप इस रिंग की जो है स्पीड डिटरमाइन कर सकते हो। बात आ रही है समझ में यहां तक? चलिए, एक बार जब इस प्रॉब्लम को आप समझ पा रहे हो, ठीक से देख लो, ध्यान से समझो, कहीं भी प्रॉब्लम है देखिए, है ना, x का वैल्यू यहां रख दिया, h/4 रखने के बाद h स्क्वायर बाई 16 हो जाएगा, हाफ हाफ तो कैंसिल हो गए, यहां से 2 8 है, और जब आप इक्वेट करोगे तो ये स्पीड आपको इस जगह से मिल जाती है। चलिए, अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से समझना। इस जगह पे एक इंक्लाइन प्लेन हमने लिया हुआ है ना, एक इंक्लाइन प्लेन है इस जगह, और ऐसा बोला जा रहा है कि इस स्प्रिंग को हम टॉप से छोड़ते हैं। टॉप से जब छोड़ते हैं तो सिचुएशन ये है दैट ये ब्लॉक मोमेंटरली रेस्ट में आने तक इस स्प्रिंग को 2 मीटर स्ट्रेच कंप्रेस कर देता है, सॉरी, है ना। ये स्प्रिंग पहले यहां था, ये इनिशियल पोजीशन है, नेचुरल लेंथ पोजीशन है। जब आप ब्लॉक ये स्लाइड करता हुआ आएगा तो रेस्ट में आने से पहले, है ना, रेस्ट में आने से पहले ये इस स्प्रिंग को 2 मीटर जो है कंप्रेस करता हुआ है, कंप्रेस करता है। ठीक है भाई, तो आपसे पूछा जा रहा है, बताइए टोटल डिस्टेंस यहां पर रेस्ट में आने से पहले ये ब्लॉक कितना कवर करता हुआ है। ठीक है भाई, अब देखो, अगर मैं इस जगह पे ऐसा मान लूं कि ये ब्लॉक जो है इस जगह पे x डिस्टेंस स्प्रिंग से टकराने से पहले x डिस्टेंस कवर करता हुआ है डाउन द इंक्लाइन। ठीक है भाई, कितना डिस्टेंस कवर करता हुआ है, x डिस्टेंस कवर करता हुआ है डाउन द इंक्लाइन। तो जरा सोचो, ये रेस्ट में आने से पहले क्या क्या सीन होगा इस जगह। इस जगह पे अगर ये लेंथ x है तो ये पूरा लेंथ यहां से यहां तक हो जाएगा x + 2 मीटर। बात आ रही है समझ में, x + 2 मीटर होगा।
और इसके रेफरेंस में अगर हम यहां पे इस ब्लॉक का हाइट डिटरमाइन करें, दिस एंगल इज 30, तो ये भी 30 डिग्री होगा भाई। तो यहां पे ये जो वैल्यू मुझे मिल जाएगा, दिस वुड बी, आप यहां से लगा लो sin 30, दैट इज 1/2, और ये किसके इक्वल होगा, दिस h अपॉन, है ना, x प्लस 2। तो यहां से h का वैल्यू अपन लिख सकते हैं x प्लस 2 अपॉन 2, ये h है हमारा। अब जरा सोचिए, इतने हाइट ऊपर ये ब्लॉक है, और जब ये नीचे आएगा, इसकी पूरी की पूरी जो पोटेंशियल एनर्जी है, पहले तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है ना। स्प्रिंग में टकराने से पहले यहां तक कुछ इसका स्पीड होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, और उसके बाद ये काइनेटिक एनर्जी वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में। समझ में आ रही है बात, पूरी की पूरी। जब ये बॉडी रेस्ट में आएगा तो अपनी पूरी काइनेटिक एनर्जी किसको दे देगा, इस स्प्रिंग को, इन द फॉर्म ऑफ द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। बात आ रही है समझ में? तो वही काम हम करने जा रहे हैं कि यहां से जो कुछ भी, अब समझो इसको डायरेक्टली मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो कुछ भी पोटेंशियल एनर्जी यहां लूज हो रहा है इस h हाइट के लिए, ये सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी इस स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर यहां से हम कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी का फंडा अगर यूज करें इस जगह पे, तो देखो भाई क्या कर सकते हैं हम, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कितना हो जाएगा यहाँ पे, सो mg इंटू एच, दैट इज x प्लस 2 अपॉन 2, है कि नहीं, ये बराबर होगा उस स्प्रिंग के किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। तो कितना हो जाएगा ये, हाफ इंटू, ऐसा बोल दिया गया है कि स्प्रिंग कितना कंप्रेस हो रहा है, कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है स्प्रिंग में, 2 मीटर, है ना, जब ब्लॉक रेस्ट में आता है। तो कंप्रेशन भी मुझे मिल गया, हाफ इंटू के का वैल्यू वहां देख लो, हाफ इंटू के गिवन है यहां, है ना, इंटू 2 का स्क्वायर यहां मैं कर दूंगा इस जगह पे। बात आ रही है समझ में? अब अगर मैं यहां से देखूं तो ये जो हमारा k का वैल्यू, यहां से ये k का वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है, x का वैल्यू मुझे यहां दिखता हुआ होगा, और मुझे इसी x के रेफरेंस में क्या डिटरमाइन करना है भाई, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ब्लॉक बिफोर इट मोमेंटरली कम्स टू रेस्ट। तो देखिए यहां से ये कितना हो जाएगा, मास आपको गिवन है, दिस इज 10 kg, है ना, मास का जो वैल्यू है यहाँ पे कितना है, 10 kg इंटू जी का वैल्यू आप 10 एज्यूम कर लो, 10 लिख लो, और इस जगह पे हो जाएगा x प्लस 2/2, और यहाँ k का वैल्यू क्योंकि मुझे गिवन है, दिस इज 100 इंटू 2, ठीक है भाई। तो यहां से 10 तो कैंसिल हो गया, और x प्लस 2 जो है दिस वुड बी इक्वल टू 4, और x का वैल्यू यहां से मुझे मिल रहा है 2 मीटर। समझ में आ रही है बात, x का वैल्यू कितना मिल रहा है, 2 मीटर। तो अब जरा सोचो, एक तो x डिस्टेंस कवर करा है, पहली बात तो x जो डिस्टेंस इसने कवर करा है यहां से यहां तक, है ना, ये कितना कवर किया, x डिस्टेंस इसने कवर कर लिया बिफोर कोलाइडिंग विद द स्प्रिंग, है ना, स्प्रिंग से टकराने से पहले, और उसके बाद फिर ये स्प्रिंग कंप्रेस कितना होता है, 2 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो कवर कर रहा है ब्लॉक, दैट वुड बी इक्वल टू L is equal to 2 plus 2, that means it will be equal to 4 मीटर, इतना। ठीक है भाई, ये मुझे पता चल गया। अब इसके बाद दूसरे केस में हमसे क्या पूछा गया है, that find the speed of the block just before it hits the spring, है ना, स्प्रिंग को हिट करने से पहले बताइए ब्लॉक का स्पीड कितना रहा है। इवन हम कह सकते हैं कि उस जगह काइनेटिक एनर्जी बॉडी का मैक्सिमम रहा होगा, स्पीड मैक्सिमम रहा होगा, क्योंकि एक बार जब ये टकराएगा तो धीरे धीरे इसकी काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी। बात आ रही है समझ में? तो अब यहां पे अगर आपको स्पीड डिटरमाइन करने हैं इस सिचुएशन में, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, फिर से टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल यहां मुझे अप्लाई कर देना है। चलो भाई, यहां अब आपको मिल गया कि ये यहां से यहां x का वैल्यू कितना है, 2 मीटर। तो सोचो h का वैल्यू इसके रेफरेंस में यहां जो h का वैल्यू होगा दैट वुड बी कितना, ये एंगल तो 30 ही रहेगा, sin 30 का वैल्यू यहां से मुझे मिल जाएगा h/2, और h का वैल्यू मैं बोल सकता हूं 2 sin 30, और इट विल बी इक्वल टू 1 मीटर। और जो कुछ भी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लूज हो रही है, दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी।
है ना। तो मैं कह सकता हूं यहां से इस जगह पे कि जो पोटेंशियल एनर्जी लूज हो रहा है दैट वुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, दैट विल बी हाफ mv स्क्वायर। समझ में आ रहा है भाई। अब mgh रखिए यहाँ पे 10 इंटू 10, h का वैल्यू मुझे मिल गया है वहां से 1 मीटर, और यहां अगर मैं रख दूं वैल्यू हाफ इंटू मास, तो आप यहां से कैंसिल भी कर सकते हो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है बार बार। चलो भाई, m को मैंने हटा दिया, g का वैल्यू 10 हमने मान रखा है, और h का जो वैल्यू है 1 है, और ये जो हो जाएगा दिस इज हाफ v स्क्वायर, और हम यहां से कह सकते हैं कि v का जो वैल्यू होगा दैट वुड बी √20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आई होप यहां से आपको ये पूरा इक्वेशन समझ में आ रहा है। ये सारा जो काम मुझे कर रहे हैं हम, ये सारा काम कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी पे ही बेस्ड है भाई, है ना। डायनेमिक्स या काइनेमेटिक्स के इक्वेशन लगा करके तो यहाँ पे इस v का वैल्यू निकालना, ऑब्टेन करना बड़ा ही मुश्किल वाली बात होगी। समझ में आ रही है बात। इसलिए हमेशा याद रखोगे कि जिस जगह पे आपकी वेलोसिटी स्पीड डिटरमाइन करने को पूछा जाए, और उस जगह पे अगर आप काइनेमेटिक्स के इक्वेशन आसानी से नहीं अप्लाई कर रहे हो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाई कर लो, वहां से आपको स्पीड मिल जाता है, वेलोसिटी मिल जाता है, क्लैरिटी मिल रही है। चलिए चलो भाई, तो इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। देखिए यहाँ प्रॉब्लम में क्या है कि इस जगह एक नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग है जो एक ब्लॉक से कनेक्टेड है, और ये जो सरफेस है दिस सरफेस इज स्मूथ, ये एक स्मूथ सरफेस है, और बदले में ये ब्लॉक एक स्ट्रिंग से कनेक्ट होकर के पुली के थ्रू एक दूसरे ब्लॉक से अटैच्ड है। अब आपसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि अगर, जैसे थोड़ी देर के लिए आप ये समझो कि अगर मैं इसको, इस ब्लॉक को रिलीज करूं, है ना, यहां से लेट्स से कि मैंने इसे होल्ड किया हुआ था, अगर मैं इस ब्लॉक को रिलीज करता हूं तो ये ब्लॉक किधर की ओर जाता हुआ होगा, नीचे, है ना। जब नीचे जाता हुआ होगा तो ये ब्लॉक कुछ वेलोसिटी पहले गेन करेगा, ठीक है, इसकी लॉस होगी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा, तो एक तो इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो ये ब्लॉक की वेलोसिटी अगर इस जगह पे कुछ भी है, ठीक है भाई, वेलोसिटी भी है, तो ये ब्लॉक चूंकि कनेक्टेड है इससे डायरेक्ट एक स्ट्रिंग के हेल्प से, तो ये ब्लॉक भी आगे स्लाइड होता जाएगा, और एक सिचुएशन यहां पर ऐसा आएगा कि जैसे जैसे ये ब्लॉक इस जगह पे आता हुआ है, ये आगे की ओर बढ़ता हुआ है, ये स्प्रिंग कुछ इस तरह से यहां स्ट्रेच होता जाएगा, ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो रहा है। जब ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो रहा है तो इसमें एक स्प्रिंग फोर्स लगता हुआ है, जबकि यहां पे एक टेंशन लगता हुआ होगा T। अब जरा सोचो कि इस स्प्रिंग फोर्स और टेंशन, इन दोनों का जो नेट फोर्स होगा ये कुछ इस डायरेक्शन में होगा, तो ये ब्लॉक ऐसी स्थिति में इस नेट फोर्स के इन्फ्लुएंस के कारण इस सरफेस को छोड़ना शुरू कर देगा, है ना, ये इधर डिस्प्लेस हो जाएगा इस डायरेक्शन में। और आपसे यही पूछा जा रहा है कि जब ये ब्लॉक इस सरफेस को छोड़ता हुआ जब होगा, उस समय इस ब्लॉक की स्पीड क्या है, इस ब्लॉक की स्पीड क्या है, इस ए वाले ब्लॉक की, है ना, ए वाले ब्लॉक की। तो क्योंकि ये डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है, तो ब्लॉक जस्ट सरफेस जब छोड़ता हुआ है, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि जितनी स्पीड इस ब्लॉक की होगी नीचे की ओर, उतनी ही हॉरिजॉन्टल स्पीड इस ब्लॉक का भी होगा, है ना। समझ में आ रही है बात। ये स्पीड आपको डिटरमाइन करनी है इस जगह पे। अब देखिए मेरा कंसेप्ट क्या होगा इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा यहाँ पे मैं एक चीज एप्लीकेशन जो यूज करूंगा दैट इज कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखिए लेट्स से ये ब्लॉक नीचे आता हुआ है कुछ x, ठीक है, x डिस्प्लेसमेंट ये ब्लॉक सफर करता है, ये x हाइट नीचे आ जाता है। तो जरा सोचो कि अगर ये x हाइट नीचे आएगा तो इसमें इसके पोटेंशियल एनर्जी, मैं इसी सरफेस को रेफरेंस लाइन कंसीडर कर रहा हूं इस जगह पे, तो यहां पे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, -mgx, जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब ये जो कुछ पोटेंशियल एनर्जी यहां लॉस हो रहा है, एक हिस्सा उसका यहां पर, तो इस स्प्रिंग क्योंकि स्ट्रेच हो रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, जबकि इसका एक हिस्सा कहां खर्च हो रहा है, तो ये ब्लॉक की, ये दोनों ही ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगा।
बात आ रही है समझ में? मतलब मैं यहां जो कॉन्सेप्ट यूज करूंगा इस जगह पे, दैट लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक बी, है ना, दैट वुड बी इक्वल टू स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज टू ब्लॉक्स, दैट इज 2 into half mv²। बात आ रही है समझ में? इस जगह से यहां से हम इस प्रॉब्लम को डील करेंगे, यहां से स्पीड हम डिटरमाइन करेंगे। लेकिन यहां पे इस इक्वेशन को यूज करने से पहले जरा आप सोचो कि एक यहां तो आप x का वैल्यू आपने डिटरमाइन करना होगा, x का क्या वैल्यू होगा, उसके बाद यहां जब आप इस वैल्यू को स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी रखेंगे, दैट इज हाफ k इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर। तो जो जितना इलोंगेट हो रहा है ये स्प्रिंग, है ना, जितना स्प्रिंग ये इलोंगेट हो रहा है, दैट इज डेल्टा एक्स, इस डेल्टा एक्स की वैल्यू आपको ऑब्टेन करनी होगी, है ना। अब यहां पे हम कुछ कॉन्सेप्ट्स लगाते हैं और इस डेल्टा एक्स और एक्स की वैल्यू डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां नेचुरल लेंथ गिवन है, स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है, नेचुरल लेंथ है 0.40 मीटर, ये दोनों ब्लॉक का मास आइडेंटिकल है, ये दोनों ब्लॉक मास सेम है 0.32 kg। समझ में आ रही है बात? चलिए अब मैं क्या करूंगा, यहां से इस चीज को जरा देखो, सोचो किस तरह से इस प्रॉब्लम को हम डील कर सकते हैं। मेरा जो यहाँ पे प्रॉब्लम है या जो ग्लिचेज है यहाँ पे कि x और डेल्टा x की वैल्यू मुझे यहां से ऑब्टेन करनी है। ठीक है भाई, चलिए तो देखिए निकालते हैं इसको। देखो मैं कह देता हूं कि जब ये ब्लॉक यहां सरफेस छोड़ रहा है तो स्प्रिंग जो स्ट्रेच होगा इस अरेंजमेंट में, इस पोजीशन में जब स्प्रिंग होगा, लेट्स से ये वर्टिकल के साथ कुछ एंगल यहां बनाता हुआ है थीटा। ठीक है भाई, कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे? थीटा एंगल बना रहा है। तो जरा सोचो स्प्रिंग का ये स्ट्रेच लेंथ L है, तो क्या L0 और L में रिलेशन हम एक एस्टेब्लिश कर सकते हैं? कहेंगे ठीक है, बिल्कुल अच्छा, एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल की तरह दिखता हुआ है, तो मैं इस जगह पे लिख सकता हूं दिस cos थीटा विल बी इक्वल टू L0 अपॉन L, और इस जगह से L का जो वैल्यू मुझे दिखता हुआ है दिस वुड बी L0 अपॉन cos थीटा। बात आ रही है समझ में? यहाँ पर L0 अपॉन cos थीटा, यहाँ पे स्ट्रेच लेंथ जो स्प्रिंग का होगा इस अरेंजमेंट में, इस पोजीशन पे ये मुझे मिल जाता है। अब जरा सोचिए यहां नेचुरल लेंथ है और ये स्ट्रेच लेंथ है, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी? दिस डेल्टा एक्स वुड बी इक्वल टू दिस L माइनस L0, और जब यहां पर मैं वैल्यू इसका पुट करूंगा L के जगह पे, तो ये वैल्यू हमारा आ जाएगा L0, कॉमन ले लीजिए, और ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा हम यहां रख सकते हैं एलसीएम लेने के बाद। बात आ रही है समझ में? अब ये डेल्टा एक्स का वैल्यू एक जगह से मुझे मिलता है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट जो मैं यहां यूज करने वाला हूं, जरा देखो इस ब्लॉक के लिए, है ना, इस ब्लॉक के लिए अगर हम बात करें इस जगह पे, देखो भाई, तो एक तो स्प्रिंग फोर्स लगता हुआ यहां पे k डेल्टा एक्स, और ये जो एंगल होगा इस जगह, ये क्योंकि थीटा है तो मैं इस स्प्रिंग फोर्स का दो कंपोनेंट यहां पे लूंगा। ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो यहां कितना हो जाएगा k डेल्टा एक्स कॉस थीटा, जबकि इधर कितना है भाई k डेल्टा एक्स साइन थीटा। इस जगह पे फ्री बॉडी देखें तो mg लगता हुआ है और यहां टेंशन लगता हुआ है। जरा सोचो यहां पे इस ब्लॉक के लिए ऊपर k डेल्टा एक्स कॉस थीटा है और नीचे कितना है भाई mg है यहां पर। अब जरा सोचिए कि जब ये ब्लॉक सरफेस को छोड़ता हुआ होगा, अभी तो इस जगह पे एक नॉर्मल भी लगता हुआ है, लेकिन जब ये सरफेस छोड़ देगा ब्लॉक, वैसी स्थिति में इस जगह पे इस नॉर्मल का जो वैल्यू होगा यहां पर, ये कितना हो जाएगा? 0 के इक्वल। इसका मतलब कि ये जो कंपोनेंट है स्प्रिंग फोर्स का k डेल्टा एक्स कॉस थीटा, ये किसको बैलेंस करता हुआ है भाई? mg को बैलेंस करता हुआ। तो मैं यहां से लिख सकता हूं दैट दिस k डेल्टा एक्स कॉस थीटा विल बी इक्वल टू mg। बड़े ध्यान से इन दोनों ही पॉइंट्स को देखो भाई, तो इस जगह से जो डेल्टा एक्स का वैल्यू मुझे मिलता हुआ होगा दिस वुड बी mg अपॉन k कॉस थीटा, और ये इक्वल किसके हो जाएगा? एक ऑलरेडी डेल्टा एक्स का वैल्यू यहां से आपने स्प्रिंग के स्ट्रेच लेंथ और नेचुरल लेंथ को रिलेट करके निकाला हुआ है, वो इसको इक्वल होना चाहिए, तो ये L0 हो जाएगा, और ये कितना हो गया भाई? 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे में हो जाएगा ये कॉस थीटा। कॉस थीटा आप कैंसिल कर लो फर्दर,
और जब वैल्यू आप पुट करोगे m का, दिस इज 0.32 इंटू जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं और k का वैल्यू है 40 न्यूटन पर मीटर। और इस जगह पे कितना है भाई, जरा देखिए, L नॉट का वैल्यू गिवन है 0.40 मीटर, जबकि ये वैल्यू कितना है 1 माइनस कॉस थीटा। यहां से मुझे इस थीटा की वैल्यू ऑब्टेन कर लेनी है, क्योंकि जब एक बार आप थीटा का वैल्यू ऑब्टेन कर लेते हो तो L नॉट को रिलेट करके x भी डिटरमाइन कर सकते, और इस जगह पर यहां पे आप डेल्टा x भी डिटरमाइन कर सकते। तो मेरा यहाँ जो ऑब्टेन करना है मुझे, इस जगह मुझे थीटा की वैल्यू ऑब्टेन करना है। तो चलिए इसको रिलेट कर लेते हैं। अगर यहां से देखो 0.32 ये 0.40 पॉइंट तो आप कैंसिल कर सकते हो, जबकि इस जगह पे 10 से आप कैंसिल कर दो, ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 8, और 8 से कैंसिल कर लो, ये 5 हो गया। दैट मीन्स इस जगह पे आपको जो वैल्यू दिखता हुआ है ना, 1 माइनस कॉस थीटा, इसका वैल्यू कितना है भाई 1/5। तो जब आप इसको रिलेट करेंगे तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा इस जगह पे, 1 माइनस 1/5 इज दिस वुड बी 4/5, और हम कह सकते हैं थीटा का वैल्यू इस जगह आ रहा है 37 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रही है बात। एक बार जब थीटा आपको यहां से मिल जाता है, अगर ये थीटा का वैल्यू आपने 37 डिग्री ऑब्टेन कर लिया, ये अगर आपको पता चल गया, तो क्या हम इस जगह से, जरा देखो भाई, क्या ये x, क्योंकि जब ये ब्लॉक x नीचे आता हुआ है तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इस ब्लॉक का कितना होगा, x के ही इक्वल होगा। तो मैं यहां से tan 37 अगर यूज करूं, tan 37, देखो इस ट्रायंगल में x का वैल्यू मुझे डिटरमाइन करना है, तो tan 37 का वैल्यू कितना हो जाता है भाई, tan 37 इज इक्वल टू 3/4, है ना, और इसका वैल्यू हो जाएगा x अपॉन L नॉट। तो देखिए इस जगह से x जो मुझे मिल रहा है, दिस वुड बी इक्वल टू 3L नॉट अपॉन 4। x आपने डिटरमाइन कर लिया, और जब x आपको पता चल गया यहां से, तो x जब निकाल लेते हो आप, तो डेल्टा x भी मैं ऑब्टेन कर सकता हूं। डेल्टा x कितना होगा, स्ट्रेच लेंथ, दैट मीन्स L, है ना, और माइनस कितना हो जाएगा L नॉट। तो L आपको डिटरमाइन करना है। देखिए इस ट्रायंगल को एक बार फिर से जरा देखो, इस जगह ये L नॉट है, दिस इज L, और ये आपका x है, जबकि ये एंगल कितना है भाई 37 डिग्री, है ना, ये 37 डिग्री है। तो जरा सोचिए कि अगर मुझे L यहां से पता करना हो, ठीक है, L अगर पता करना हो, तो L का वैल्यू यहां कितना था भाई, या डायरेक्ट डेल्टा x का वैल्यू अगर आपने यहां से ऑब्टेन करना है, तो मैं इस इक्वेशन से भी यहां पर ऑब्टेन कर सकता हूं। डेल्टा x का जो वैल्यू हो जाएगा इस जगह पे, ये है 0.4 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया है आपका वहां से 4/5 है, तो ये 4/5 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना है भाई 4/5। तो यहां से ये जो वैल्यू मुझे मिल रहा है डेल्टा x का, दिस वुड बी इक्वल टू 0.4, 5 माइनस 4 तो 1/5 हो गया, इंटू 1/4, तो ये वैल्यू मेरा आ जाएगा 0.1 मीटर। समझ में आ रहा है बात, डेल्टा x की वैल्यू मुझे मिल गई। अब मैं इस इक्वेशन में अगर मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, इस जगह पे एक x का भी वैल्यू आप इस फॉर्म में डिटरमाइन कर लीजिए, है ना, यहां से भी देख लो, डेल्टा x तो मेरा ऑलरेडी आ गया। इस जगह पर देखो भाई, x का वैल्यू अगर मैं देखूं यहां पे, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज इक्वल टू 0.3 मीटर। बात आ रही है समझ में यहां तक। चलिए अब मुझे बस वही चीज, मुझे इस इक्वेशन जो आपने पहले सोच रखा है उस चीज को अप्लाई कर देना है। यहाँ mgx का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो एक तो हाफ के डेल्टा एक्स स्क्वायर, जो भी लॉस हुआ है पोटेंशियल एनर्जी में ब्लॉक बी का, that will be converted into the elastic potential energy of the block plus 2 into kinetic energy of the, just a minute, ये मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूं इस जगह पे, कितना हो जाएगा ये हाफ mv स्क्वायर, और दो ब्लॉक्स हैं यहां, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी लेनी होगी, हाफ mv स्क्वायर यहां रखना होगा। अब x का वैल्यू आपने लिया है वहां 0.3, आपने ऑलरेडी डिटरमाइन कर लिया है, सो 0.32 इंटू 10 इंटू कितना हो जाएगा ये 0.3,
और यहाँ पे हाफ के का वैल्यू रख दीजिए 40 था, ये डेल्टा एक्स का वैल्यू 0.1 का स्क्वायर हो गया, प्लस ये 2 से 2 तो कैंसिल कर सकते हो, 0.32 इंटू क्या हो गया भाई वी स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व कर लो आप, यहां से आपको आंसर दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये 10 से अगर इक्वेट करते 0.32 इंटू 3 हो गया, जबकि ये तो आपको 20 मिल जाएगा, और 0.001 इंटू 20 ये कितना हो गया भाई 0.01 इंटू 20 प्लस 0.32 इंटू वी स्क्वायर। चलिए अब इसको अगर मैं रिलेट करूं तो ये कितना आ रहा है 0.96 माइनस पॉइंट हटा लीजिए इसमें, तो ये तो 0.2 आ गया आपका, और डिवाइडेड बाई कितना है 0.32। जब आप इसको इक्वेट करोगे तो यहां से आपको भी का वैल्यू मिल जाएगा। बात आ रही है समझ में? बड़ा प्यारा सा प्रॉब्लम था ये। इसमें हर जगह आपको सोचना है कि पहली बार तो देखो कि इस जगह इस अरेंजमेंट को बच्चे सोच नहीं पाते हैं कि जब ये स्प्रिंग स्ट्रेच होगा तो क्या होगा भाई, इधर एक फोर्स लगता हुआ होगा टेंशन, और इस स्प्रिंग फोर्स के बीच में कहीं पे एक फोर्स होगा जिसके वजह से ये ब्लॉक सरफेस छोड़ने की कोशिश करेगा, और जब सरफेस छोड़ रहा है ब्लॉक उसी समय आपको स्पीड पूछा है। तो जब ये इधर स्ट्रेच हो रहा है स्प्रिंग, तो ये ब्लॉक का कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा इस डायरेक्शन में, ये ब्लॉक इधर आएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी लूज होगी, और जो पोटेंशियल एनर्जी लूज हो रही है उसका एक हिस्सा तो ये स्प्रिंग ले लेगा, जबकि एक दूसरा हिस्सा ये दोनों ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में खर्च हो रहा है। ठीक है, बाकी डेल्टा एक्स कैसे डिटरमाइन करना है वो तो बिल्कुल ही मैथमेटिकल अप्रोच है, वहां से डेल्टा एक्स आप डिटरमाइन कर लो। एफबीडी यहां से बना लिया, एक रिलेशन एल नॉट और एल में निकाला, वहां से डेल्टा एक्स का वैल्यू रिलेट कर डाला किसके साथ, इस गिवन एफबीडी के साथ, एफबीडी का अप्रोच लगा करके, और वहां से जब हम इस वैल्यू पे रखते हैं तो वहां से स्पीड हम डिटरमाइन कर सकते हैं। बात आ रही है समझ में? चलिए अब इस प्रॉब्लम को कर लेने के बाद एक नेक्स्ट प्रॉब्लम आते हैं हम, देखिए यहां ध्यान से क्या है सिचुएशन यहाँ पे कि ये एक बॉडी जिसका मास समथिंग गिवन है, लेट्स से कुछ मास यहां है, इसको जब मैं एक डी डिस्प्लेसमेंट देता हूं, ध्यान से समझना क्वेश्चन को पहले, अगर मैं इस स्प्रिंग को डी कंप्रेस करता हूं, डी दूरी तक कंप्रेस करता हूं, डी कंप्रेशन देता हूं, तो ये बॉडी ये रिलीज करने के बाद यहां पर इतना वेलोसिटी गेन कर लेता है जिससे इसको इस टारगेट को हिट करना है। ठीक है भाई, ये इतना वेलोसिटी गेन करता है कि ये टारगेट को तो हिट नहीं कर पाता, लेकिन उस टारगेट से जस्ट आर दूरी पहले यहां पे गिर जाता है। ठीक है भाई, ये टारगेट को इस जगह पे हिट नहीं कर पा रहा, लेकिन आर दूरी पहले यहां पे गिर जाता है। टारगेट यहां से कितने दूरी पे है, आर पे। आपसे पूछा गया है कि बताओ इस स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ से मैं फर्दर कितना कंप्रेस करूं, यहां नेचुरल लेंथ से मैं इसको कितना कंप्रेस करूं कि ये डायरेक्टली इस टारगेट को हिट करे। बात आ रही है समझ में? तो सबसे पहला चीज कि पहली बार जो आपको यहां कंडीशन गिवन है उस पे हम काम करेंगे, उस पे काम करेंगे। देखिए कैसे, हम कहते हैं कि अगर आपने पहले डी दूरी तक अगर स्प्रिंग को कंप्रेस किया है तो इस कंप्रेशन के कारण रिलीज करने पे इस जगह कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन किया होगा इस पार्टिकल। एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको कंप्रेस किया, तो सोचो कंप्रेस करने के बाद स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी दैट वुड बी इक्वल टू हाफ इनटू के डी स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू, जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इस मास के काइनेटिक एनर्जी में। दैट मींस इट विल बी इक्वल टू हाफ इनटू, लेट्स से m मैं मान लेता हूं स्मॉल m, हाफ m u स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है भाई, हाफ से हाफ आप कैंसिल कर लो, और इस जगह पे जो u का वैल्यू आ जाएगा दैट वुड बी अंडर रूट k अपॉन m, और ये d स्क्वायर d तो बाहर आ जाएगा, ये वैल्यू आपको आ रहा है, यहां u स्पीड मुझे मिलता हुआ है। अब सोचो इसके बाद जब इस बॉडी को अपन छोड़ते हैं तो ये तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का केस है, तो सोचो कि टाइम कितना मुझे मिल रहा है ना। जब ये दूरी कितना हो गया भाई, ये दूरी जो होगा अगर r, ये पूरा डिस्टेंस कैपिटल R है, सो दिस विल बी r माइनस r। ठीक है, और इस जगह पे अगर मैं टाइम से रिलेट करना चाहूं, जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा यहां से यहां तक,
दैट वुड बी, आप इसको अगर रिलेट करो भी के साथ, है ना, भी के साथ अगर रिलेट करो तो ये जो क्या होगा भाई, u इंटू टी विल बी इक्वल टू r माइनस आर, और हम कह सकते हैं t का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ, दिस इज r माइनस आर अपॉन u। तो यहां से जो है टाइम मुझे मिल जाएगा कि कितने टाइम के बाद ये बॉडी ग्राउंड पे आता है। लेकिन क्या टारगेट को हिट कर पा रहा है? नहीं, ये टारगेट से r स्मॉल r दूरी पहले ही गिरता हुआ है। मुझे क्या करना है, मुझे इतना कंप्रेशन देना है ताकि यहां इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाए जिससे की वजह से इतनी स्पीड यहां गेन कर ले ये बॉडी कि डायरेक्टली इस टारगेट को हिट कर ले। समझ में आ रही है बात? इस डायरेक्टली टारगेट को हिट कर ले, इसके लिए थोड़ा और कंप्रेस करने की जरूरत है। मैं मान लेता हूं फिर से नेचुरल लेंथ से मैं इस स्प्रिंग को डी डैश थोड़ा और कंप्रेस करना पड़ेगा, डी डैश कंप्रेशन करता हूं। तो सोचो अब डी डैश कंप्रेस करने के बाद ये जो फाइनली सेकंड केस में स्पीड गेन करेगा दैट वुड बी यू डैश। बात आ रही है समझ में? तो सोचो इस जो आपने ऑलरेडी यहां कंजर्वेशन प्रिंसिपल से u का वैल्यू डिटरमाइन किया था, सिमिलरली u डैश का वैल्यू d डैश कंप्रेशन के बाद कितना हो जाएगा, दिस वुड बी d डैश अंडर रूट k अपॉन m। ये तो भाई कांस्टेंट टर्म है, ये चेंज नहीं हो रहा। u किस पे डिपेंड कर रहा है? कंप्रेशन पे। सीधी सी बात है ये, ठीक है। अब आइए अगर मैं यहां से वही टाइम को डिटरमाइन करने की कोशिश करूं तो जरा देखो, ये अब u डैश इंटू टी जो होगा दिस वुड बी इक्वल टू r रेंज, है ना, वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब r के बराबर लाना है इसको, क्योंकि अब इस ब्लॉक को हिट करता हुआ है तो पूरा रेंज मुझे यहां पे मिल जाएगा। लेकिन हम एक और चीज जानते हैं कि इस जगह से अगर टाइम मैं डिटरमाइन करूं दिस वुड बी r अपॉन u डैश। ठीक है भाई, तो r अपॉन u डैश, और अगर यहां मैं वैल्यू रखता हूं इस जगह पे, अब जरा सोचो जरा, क्या टाइम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे यहां डिपेंड करेगा? टाइम तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है भाई, और दोनों ही केसेस में वेलोसिटी कितना है वर्टिकल देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 0। तो टाइम जो है इन u और u डैश पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। इसका मतलब टाइम दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, ये तो हाइट पे डिपेंड करता है, टाइम जो है हाइट पे डिपेंड करता है, और दोनों ही केसेस में टाइम का वैल्यू सेम, हाइट सेम है तो टाइम भी क्या होगा? सेम होगा। इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं इस जगह पे कि t, ये t और t का वैल्यू सेम है, दैट मींस r माइनस r अपॉन u विल बी इक्वल टू r अपॉन u डैश। वापस जब हम वैल्यू इसका पुट करें तो r माइनस r अपॉन u का वैल्यू, अब देखिए u का वैल्यू यहां से कितना था भाई? d अपॉन अंडर रूट k अपॉन m, जबकि ये r अपॉन u डैश का वैल्यू जो मुझे मिल रहा है इस जगह पे दिस इज इक्वल टू d डैश अंडर रूट k अपॉन m। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये जो d डैश का वैल्यू इस जगह पे मुझे मिल रहा है दिस वुड बी r इंटू डी अपॉन r माइनस r। ठीक है, अगर इतना मैं कंप्रेस कर दूं तो ये डायरेक्टली अपने टारगेट को हिट कर सकता है। क्लैरिटी मिल रही है? चलिए, अगर ये समझ में आ रहा है आपको, अगेन हम आते हैं दूसरे प्रॉब्लम पे। देखिए प्रॉब्लम क्या कहता है, फाइंड द स्पीड ऑफ 5 kg ब्लॉक व्हेन 2 kg ब्लॉक लिफ्ट्स द कांटेक्ट विद द फ्लोर। देखो अगर मैं इसको रिलीज करूं इस 5 kg ब्लॉक को, है ना, तो होगा क्या? एक तो स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, ये स्प्रिंग स्ट्रेच होता हुआ होगा, और ये जैसे ही ब्लॉक नीचे आता हुआ होगा ये 2 kg वाला ब्लॉक सरफेस छोड़ने की कोशिश करेगा, ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होता हुआ होगा, ऊपर की तरफ चलता हुआ होगा। तो आपसे पूछा है कि जब ये ब्लॉक इस फ्लोर के कांटेक्ट को छोड़ने की कोशिश करेगा, ये फ्लोर छोड़ने की जब कोशिश करेगा तब मुझे बताइए कि इस जगह पर स्पीड 5 kg वाले ब्लॉक का स्पीड क्या होगा। चलो, तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, पहले तो एफबीडी यहां ड्रॉ कर लो भाई। इस जगह पे टेंशन T होगा, जबकि इस जगह स्प्रिंग फोर्स कितना है? kx के इक्वल होना है कि नहीं? कितना होगा स्प्रिंग फोर्स यहाँ? kx के इक्वल होगा। तो सोचो अगर ये मासलेस स्ट्रिंग और स्प्रिंग सिस्टम है, वैसे स्थिति में t का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा भाई? देखो इस जगह तो एक तो t का वैल्यू यहाँ 2g के इक्वल है ना। अगर मैं इस ब्लॉक के लिए बात करूं, सरफेस छोड़ने को है ये, और छोड़ने वाला है सरफेस, छोड़ दिया है सरफेस एक इंस्टेंट पे मान के चल सकते हैं। वैसे स्थिति में t का वैल्यू यहाँ से 20 न्यूटन हो जाएगा।
और यही हमारा kx के भी इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो इस सिचुएशन को रिलेट करके हम यहां से x का वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। दिस इज 20 अपॉन k का वैल्यू 100 गिवन है, सो दिस वुड बी इक्वल टू 0.2 है ना, 0.2 मीटर मुझे यहां से मिल जाता है। चलिए अब देखिए गौर से कि ये x इलोंगेशन हो रहा है स्प्रिंग में। अगर स्प्रिंग ये x इलोंगेट करता हुआ है तो मुझे बताओ भाई कि क्या ये ब्लॉक उतना ही x नीचे आ जाएगा? समझ में आ रहा है? ये ब्लॉक नीचे कितना आ जाएगा? x दूरी पे, है ना, x नीचे आता हुआ है। तो जो इस ब्लॉक की लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है, यही तो इस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा रहा है, और ये एक पार्ट किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी। तो मैं कह सकता हूं यहां से कि दैट mgx, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस 5 kg ब्लॉक विल बी इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर ऑफ दिस 5 kg ब्लॉक। ये 5 kg ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं। बात आ रही है समझ में? पहले जब ये जाने वाला होगा इस जगह पे, ये लूज हो रहा है x जो है ये स्ट्रेच हो रहा है स्प्रिंग, जिसके वजह से मास x दूरी नीचे आएगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, है ना। इसी को अगर मैं रेफरेंस लाइन कंसीडर करूं तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक 5 kg ब्लॉक जो लूज कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी, उसका एक पार्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है? स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में, और दूसरा पार्ट काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देगा ब्लॉक का। इस तरह से देख लो आप इसको। तो m का वैल्यू देखो 5 है, ये g का वैल्यू 10 है, x आपने ऑलरेडी डिटरमाइन कर लिया है 0.2, और यहां जब वैल्यू रख दो हाफ इंटू 100 इंटू x का वैल्यू 0.2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हाफ m का वैल्यू 5 kg वाला ब्लॉक है ये v स्क्वायर। यहां से जब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो यहां से बड़े ही आसानी से आप v का वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। बात आ रही है समझ में? चलिए इसके जस्ट बाद अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम आते हैं। यहां पे देखो क्या कहता हुआ है कि एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ एक मास है जो कि अभी इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है ऐसा, और इस जहां पे यहां स्ट्रिंग का एक दूसरा एंड फिक्स है, वहां से d दूरी नीचे एक नेल है। भाई आप इस पेन को समझो, एक नेल ऐसा एक कील डाला हुआ है यहाँ पे, है ना, इस पॉइंट पे। अब जब मैं इसको छोड़ता हूं तो सिचुएशन ये होगा कि ये डी लेंथ, इसका डी पार्ट तो बिल्कुल स्टैटिक रहेगा, बिल्कुल ऐसा, जबकि ये जो लेंथ है यहां पे L माइनस डी, यहां पर इस ब्लॉक का जो होगा, यहां इस मास के लिए ये लेंथ कितना हो जाएगा भाई? L माइनस डी, है ना। ये L माइनस डी लेंथ के साथ एक सर्कल को कंप्लीट कर लेगा, सर्कल को कंप्लीट करता है। अगर ये सर्कल को कंप्लीट करता है, उसके लिए सफिशिएंट कंडीशन है। यहां क्वेश्चन है कि डी का कितना मिनिमम वैल्यू होना चाहिए जिसके लिए ये सर्कल को कंप्लीट कर ले यहां से छोड़ने के बाद। क्वेश्चन आ रही है समझ में? अब जरा सोचिए कि वर्टिकल सर्कल की आप जब बात करते हो तो यहां से अगर किसी एक स्ट्रिंग में बंधा मास है और इसको सर्कल कंप्लीट करना है, इसके लिए मिनिमम वेलोसिटी जो मुझे इस पॉइंट पे चाहिए होता है, दिस इज इक्वल टू √5gl। ठीक है ना। अगर √5gl वेलोसिटी मैं यहां दूं, तभी जाके ये इस मिनिमम वेलोसिटी के साथ ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर सकता है। इसका मतलब ये है कि इस जगह पर जरा सोचो, क्या ये v का वैल्यू उतने के बराबर होना चाहिए, है ना, तभी तो ये सर्कल को कंप्लीट कर पाएगा। अब जरा सोचो कि अगर मास को यहां से आपने छोड़ा है इस पॉइंट से, और जब ये यहां पे आएगा इस पॉइंट 2 पे, तो जितना लॉस होगा पोटेंशियल एनर्जी में, उतने का काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, क्योंकि ये लेंथ पूरा L है, सो mgl अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लूज हो रहा है ना, दैट वुड बी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। m से m कैंसिल कर दीजिए, यहां v का वैल्यू आ रहा है √2gl। बात आ रही है समझ में? अब जरा सोचो, इसका जो रेडियस होगा इस सर्कुलर पाथ का, ये कितना है भाई? L माइनस डी है, L माइनस डी के इक्वल है। ठीक है, तो ये स्पीड जो है, ये v का जो वैल्यू है, दिस वुड बी इक्वल टू √2gl। इसको मुझे किससे इक्वेट करना होगा? √5g, है ना, और रेडियस कितना हो रहा है यहाँ पे? L माइनस डी के इक्वल।
अब अगर मैं दोनों साइड इसको स्क्वायर कर दूं, सो दिस 2gl विल बी इक्वल टू कितना हो गया भाई ये स्क्वायर करने के बाद, दिस 5gl माइनस 5gd। ठीक है भाई, अब आइए इसी d का आपको मिनिमम वैल्यू डिटरमाइन करना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो अगर इसको इधर ले लो आप, तो ये यहां से आपका g से g तो कैंसिल कर सकते हैं आप, है ना। तो 5d का जो वैल्यू आ जाएगा दिस वुड बी इक्वल टू 3l, और इस d का वैल्यू आ जाएगा यहां से 3l अपॉन 5। बात आ रही है समझ में। पहले काइनेटिक कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगा करके v का वैल्यू डिटरमाइन कर लिया, अंडर रूट 2gl है, और v का वैल्यू इस जगह पे कितना होना चाहिए ताकि वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर ले, तो ये बराबर होता है अंडर रूट 5gl के, 5gr के कह सकते हो इवन। जबकि यहां से यहां अगर मैं बात करूं तो ये रेडियस का वैल्यू होगा l माइनस डी, तो ये अंडर रूट 5gl माइनस डी के इक्वल होगा। जब आप इसको इक्वेट करते हो तो यहां से d का ये वैल्यू आपको मिल जाता है। इतने d मिनिमम अगर नेल है ना, इतना वहां पॉइंट जहां फिक्स किया गया था उस पॉइंट से d दूरी नीचे अगर मैं लाऊं, इतने दूरी, तब जाके यहाँ पे वो अपने वर्टिकल सर्कल को मास कंप्लीट कर सकता है। आई होप इतनी बातें क्लियर हो रही होगी आपको। और ढेर सारे प्रॉब्लम लिया है आपने, और भी आगे हम बहुत सारे प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टाइप का प्रॉब्लम आगे है भाई। और इन प्रॉब्लम को करने का मतलब ये बनता है कि आपका कॉन्सेप्ट धीरे 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 इस वर्क पावर एनर्जी में कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी पे बिल्ड होता रहे। और किसी तरह का प्रॉब्लम अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो बड़ा ही रेडिली आप इस कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर सकते हो। आई होप आज आपको पूरी क्लियरिटी मिली होगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।